बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हमारा टॉपिक, आज हम न्यूरो एनाटॉमी की दूसरी चैप्टर न्यूरॉन्स इन न्यूरोग्लिया ये स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले जो जो ये पैराग्राफ है इसमें 5 बातें बताई गई है। एक ये बातें बताई गई है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम था उसमें 2 टाइप्स के सेल्स थे। एक को सपोर्टिव सेल बोलते थे, दूसरे को एक्साइटेटरी सेल। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्साइटेटरी सेल होते हैं, क्योंकि एक तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रिसीव करने की एबिलिटी रखता है, दूसरा वो अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको इम्पल्स को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है। फिर दूसरा बात ये बताया गया है कि न्यूरॉन की जो साइज और शेप होता है वो वेरी करता है। इसका जो साइज होता है वो 5 माइक्रोमीटर से लेकर 135 माइक्रोमीटर तक उनके डायमीटर होता है साइज में से। ये जो 5 माइक्रोमीटर होता है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं और 135 माइक्रोमीटर ये एंटीरियर रूट ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होता है। सही है। फिर जो तीसरी बात बताई कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनकी एक्सटेंशन होती है। सही है। तो इन सारे एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? न्यूराइड्स। जो एक्सटेंशन इंफॉर्मेशन न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर लाती है उनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, और जो न्यूराइड्स ले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्साइन्स बोलते हैं। लेकिन डेंड्राइट्स को स्मॉल इन साइज एंड मीन इन नंबर होते हैं और एक्सान लार्ज इन साइज एंड लेंथ एंड फ्यू इन नंबर होते हैं। और इन न्यूराइड्स के साइज 1 मिलीमीटर तक या उससे ज्यादा हो सकता है। फिर इसके बाद आ जाता है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये सिर्फ गैंग्लिया में पाए जाते हैं, ना कि। फिर इसके बाद आ जाता है कि 5वीं बात ये बताई गई है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं जब ये मेच्योर हो जाए तो इनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं। तो जब वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जब वो इनएक्टिव हो जाते हैं तो वो डिवीजन और रेप्लिकेशन के काबिल नहीं रहते। फिर इसके अलग अलग जो पैराग्राफ है इसमें न्यूरॉन्स की डिवीजन के बारे में बताया गया है। तो एक टाइप पर जो न्यूरॉन को क्लासीफाई किया वो शेप, मॉर्फोलॉजी यानी और लेंथ की लिहाज से भी ये डिवीजन किए गए। तो इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो एक को बोलते हैं यूनिपोलर, दूसरे को बोलते हैं बाइपोलर, तीसरे को बोलते हैं मल्टीपोलर। तो जो यूनिपोलर होते हैं उनका जो सेल बॉडी होते हैं उससे एक इस तरह ट्रंक निकलते हैं, फिर वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं। सही है। तो एक जो प्रोसेस होता है वो जाता है सीएनएस की तरफ, उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेस। एक प्रोसेस सीएनएस से अवय की तरफ जाते हैं, उसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोसेस। और पेरिफेरल प्रोसेस के एंड में कुछ एक्सटेंशन होती है, उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, और ये एक्ट एज अ रिसेप्टर काम करते हैं, मतलब स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। दूसरी, अगर हम सेंट्रल प्रोसेस और पेरिफेरल प्रोसेस की स्ट्रक्चर को स्टडी करें और ये फंक्शनल स्टडी करें तो ये दोनों एक्सान टाइप ही होते हैं, डेंड्रान टाइप नहीं होते। फिर आ जाता है इसकी लोकेशन। तो ये पाए जाते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के जो पोस्टीरियर हॉर्न से एक रूट निकलता है, वहां पर एक फ्यूजिफॉर्म शेप गैंग्लियन शेप होती है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। ये वहां पर पाए जाते हैं जो कि सेंसरी नर्व की सेल बॉडी होती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। तो बाइपोलर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है एक तो वो थोड़ा इलांगेटेड होती है और उनसे दोनों एंड्स पर दोनों तरफ क्या निकलता है? एक्सटेंशन निकलते हैं, और उसके टर्मिनल पोर्शन पर क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। जो बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं ये सबसे रेयर होते हैं, और दूसरा ये 2 जगहों पर पाए जाते हैं। एक तो ये रेटिना ऑफ द आई में पाए जाते हैं, दूसरा ये जो हमारी इनर ईयर के अंदर वेस्टिबुलो कॉक्लियर सिस्टम है उसकी गैंग्लियन में पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर गैंग्लियन। फिर इसके बाद आ जाते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। उसकी जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसकी मल्टीपल एक्सटेंशन होती है। सही है। लेकिन इनमें एक एक्सटेंशन इस तरह होते हैं कि वो बहुत लॉन्ग होते हैं और लार्ज होते हैं। सही है। तो उसको बोलते हैं एक्सान और बाकी को बोलते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद एक दूसरी कैटेगरी आ जाती है, उसकी बेस पर यहाँ से आगे उसके डिवीजन किए गए हैं, वो है साइज के बेस पर। तो साइज के बेस पर न्यूरॉन्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक को बोलते हैं गोल्जी टाइप 1 और दूसरे को बोलते हैं गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन। तो गोल्जी टाइप 1 वो न्यूरॉन होते हैं जिसका जो एक्सान होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं। सही है। ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन होते हैं उसका एक्सान जब सेल बॉडी खत्म से बाहर जाकर ही खत्म हो जाता है, बहुत छोटा होता है, और यह बिल्कुल इसमें होता ही नहीं है। सही है। फिर जो गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन होते हैं ये नंबर में कंसंट्रेशन में ज्यादा होते हैं गोल्जी टाइप 1 से। फिर आ जाता है ये जो गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन है ये जो ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जितने ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जो एक कनेक्शन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड और कॉर्टेक्स के दरमियान, या स्पाइनल कॉर्ड और बाहर की जो पेरिफेरल बॉडीज होते हैं, बाहर जो नर्व फाइबर्स जाते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम के, उसको बनाता है। फिर तीसरी बात ये कि ये इसकी लोकेशन एग्जांपल्स के है। तो एक को बोलते हैं पैरामिडल सेल। तो पैरामिडल सेल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो सेल बॉडी होते हैं वो थोड़ा ट्रायंगुलर शेप होते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर इसके सेल बॉडी होती है, और वहां से इसका एक्सटेंशन आकर स्पाइनल कॉर्ड तक आ जाता है, और इसको बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। से है। फिर दूसरी टाइप की सेल जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड की जो एंटीरियर हॉर्न होते हैं उससे निकलते हैं, जाकर मसल को सिग्नल देते हैं। जो और ये क्या करते हैं? जो अपर मोटर न्यूरॉन ने जो पैरामिडल सेल की एक्सान ने जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करके जाते हैं बाहर मसल को, और उनको वो इन्फॉर्मेशन दे देती है। तो ये दोनों टाइप किसके हैं? ये गोल्जी टाइप 1 में आते हैं। फिर एक और होते हैं जो हमारा सेरेबेलम होते हैं उसके आउटर एरिया ग्रे मैटर होते हैं, उसको सेरेबेलल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इनमें ये सेल होते हैं उसको वहां पर इसको बोलते हैं परकिंजी सेल। और ये परकिंजी सेल क्या करते हैं?
होते हैं ये एक इनहिबिटरी सिग्नल देते हैं सेरेबेलम के डीप न्यूक्लियाई को, जैसे कि डेंटेट न्यूक्लियस से। फिर यहाँ पर ये जो गोल्गी टाइप 2 है ये भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेबेलम कॉर्टेक्स में ही पाए जाते हैं। और इसकी जो साइटोप्लाज्म होते हैं उससे न्यूमेरस एक्सटेंशन निकलते हैं, सही है। तो इसकी न्यूमेरस एक्सटेंशन की वजह से ये एक स्टार शेप्ड अपीयरेंस देती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं न्यूरोनल स्ट्रक्चर से। तो हमारे जो न्यूरॉन होते हैं इसकी सेल बॉडीज होते हैं और सेल बॉडीज के अंदर उसके साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस होता है और इसकी उस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं ऑर्गेनेल्स होते हैं और इनके एक्सटेंशन होते हैं जो कि न्यूराइड से एक्सॉन्स एंड डेंड्राइड्स। फिर आ जाते हैं उनकी सेल बॉडी की तरफ। तो इस टॉपिक में उनकी सेल बॉडी के बारे में ये कहा गया जो इसका जो साइटोप्लाज्म जो सेल बॉडी के होते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म है ये अगर इसका वॉल्यूम ले ले और इनके जो एक्सटेंशन होते हैं न्यूराइड्स डेंड्राइड्स एंड एक्सॉन इसका अगर हम ले लेना तो ये बहुत कम होता है। अगर हम ये यहाँ से काटे तो ये इस तरह इसका भी साइटोप्लाज्म होते हैं। तो ये इसका जो एक न्यूराइड्स का जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी, सही है। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं जो साइटोप्लाज्म के सेल बॉडी की साइज के बारे में बोलते हैं कि ये बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं, जैसा कि 1 माइक्रोमीटर। तो वो स्मॉल ग्रेन्यूल्स कहाँ पर पाए जाते हैं जो सेल बॉडी एक ग्रेन्यूल की तरह, तो वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और ये लार्ज भी हो सकता है, लार्ज कितना हो सकता है कि वो 135 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर। और ये जो पाया जाता है ये जो एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ पर एंटीरियर हॉर्न यहाँ पर इतना 135 माइक्रोमीटर में ये पाए जा सकते हैं। फिर ये जो टेबल है ना इसमें जो न्यूरॉन के दो तरह के टाइप्स थे, साइज के बेस पर और मार्फोलॉजी के बेस पर, उन दोनों को शॉर्टली एक्सप्लेन किया गया है, सही है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो एक ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस का जिक्र किया गया। तो सबसे पहले टॉपिक आ जाता है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले ये बोलते हैं कि ये जो होते हैं ये सारे का सारा जो सेल में जो एक्टिविटीज होते हैं उन सबका कंट्रोलर होते हैं, सही है। और इसमें क्या है ये जीन स्टोर करते हैं क्योंकि इनमें ही क्या होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो जब ये न्यूरॉन सेल मैच्योर हो तो वो अनकॉइल्ड होते हैं। तो जब अनकॉइल्ड होते हैं तो उनमें डिवीजन की एबिलिटी फर्दर नहीं रहती। दूसरी बात ये कहते हैं इसकी जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो भी उसके में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो इस तरह खास अरेंजमेंट में नहीं होती है बल्कि डिस्पर्स होते हैं, सही है। वो इतनी अच्छी तरह अरेंजमेंट में उस तरह नहीं रहती। तीसरी बात ये है कि इसमें क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस का कलर है वो पेल कलर होता है, सही है। और ये जीन एक्सप्रेशन की भी लायक नहीं होती, लेकिन जब जिस टाइम इसकी जीन की एक्सप्रेशन होता था तो उस टाइम ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं। बस जब ये मैच्योर हो जाए बस फिर ये अनएक्टिव हो जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इनकी जो न्यूक्लियोलस के बारे में बात की गई। तो हमारी जो न्यूरॉन की सेल बॉडी न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क शेप ऑर्गेनेल रहती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस में क्या होता है कि इसमें आरएनए राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं उनके प्रोडक्शन होते हैं। और आरएनए राइबोसोमल फिर क्या करते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देते हैं। और जब ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देते हैं तो ये क्या करते हैं जो साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम होते हैं उसको मेंटेन करता है। और उसके अलावा जो न्यूराइड्स एक्सॉन एंड डेंड्राइड्स होते हैं और जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह होते हैं उन सबको मेंटेन करने के लिए ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। फिर दूसरी बात एक बार बॉडी की गई। तो जो फीमेल क्रोमोसोम होते हैं उसकी न्यूक्लियस में क्या होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक इनएक्टिव इनएक्टिव क्रोमोसोम उसके साथ रहते हैं। तो इस इनएक्टिव क्रोमोसोम को फिर क्या बोलते हैं बार बॉडी बोलते हैं, सही है। BARR इस तरह लिखते हैं, बार बॉडी बोलते हैं। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है इनकी 2 डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सही है। एक इनर होते हैं वो क्या करते हैं इसको जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन जो आउटर मटेरियल होते हैं आउटर मेम्ब्रेन होते हैं वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ कंटिन्यूस होता है, सही है। और इनके दरमियान क्या होते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में पोर्स होते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। और जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं राइबोसोमल आरएनए जो भी बनता है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म थ्रू इस न्यूक्लियर पोर के जरिए जाते हैं। यानी कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए एक पाथवे है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। फिर इसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में कह दे कि इसमें रफ जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, निसल सब्सटेंस होते हैं, ये सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, सही है। फिर इसके बाद एक ऑर्गेनेल का जिक्र किया गया है। तो एक ऑर्गेनेल जो है ना वो फिर निसल सब्सटेंस इन्होंने एक्सप्लेन किए गए हैं। तो निसल सब्सटेंस जो होते हैं ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म जो होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए होते हैं, सही है। फिर क्या होता है कि ये जो निसल सब्सटेंस होते हैं ये जब सेल बॉडी से एक्सॉन निकलते हैं तो वहां पर इस तरह एक शेप बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं एक्सॉन हिलक। यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो डेंड्राइट का प्रोक्सिमल पोर्शन है ना वहां पर भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सही है।
फिर इसके आगे ये बोलते हैं कि जब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इस नेसल सब्सटेंसेस को देखें तो ये नेसल सब्सटेंसेस एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह होते हैं कि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और या इसकी फ्री राइबोसोम भी होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक टू सिस्टर्नी है ना उनके दरमियान जो स्पेस बन जाते हैं उसमें होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक वो इस तरह शेप में होते हैं, इसको क्या बोलते हैं सिस्टर्नी, स्टेक्स ऑफ सिस्टर्नी सही है। तो यहाँ पर होते हैं तो नेसल सब्सटेंसेस जो है ना ये क्या है प्रोडक्शन प्रोटीन प्रोडक्शन मशीनरी है। तो ये प्रोटीन प्रोडक्शन मशीनरी क्या करते हैं, ये जो लार्ज जितने भी बाहर साइटोप्लाज्म को वहां पर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं उनके लिए क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। और जाहिर बात है इसमें जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि किस फंक्शन से कंसर्न होता है प्रोटीन सिंथेसिस से। फिर एक दूसरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है जिसको बोलते हैं क्रोमाटोलाइसिस। तो ये क्रोमाटोलाइसिस का वो प्रोसेस है कि जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं सही न्यूरॉन्स या इसके एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स या इसकी सेल बॉडी को कोई इंजरी हो जाती है और वहां पर जो प्रोटीन्स होते हैं वो डैमेज हो जाती है तो फिर क्या होता है जो नेसल सब्सटेंसेस होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और साइटोप्लाज्म के पेरिफेरी में इस तरह अरेंज हो जाती है सही है। इसका मकसद ये होता है कि ये क्या करता है कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है ताकि क्या करे जो रिपेयर प्रोसेस के लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर होते हैं एक्सॉन डेंड्राइट्स या सेल बॉडी में तो उसको रिपेयर करे सही है। फिर इसके बाद आ जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी अपरेटस में पहली बात ये है कि अगर हम इसको सिल्वर ऑस्मियम मेथड की तरह पर इसको स्ट्रेन करें और फिर हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये क्या होगा, ये इस तरह एक नेटवर्क ऑफ वेवी थ्रेड्स होगा सही है। लेकिन अगर फिर हमको इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये क्या होगा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नी की इस तरह स्टेक्स होते हैं ये उसी तरह हमें दिखाई देगा सही है। फिर इसके आगे क्या कहते हैं कि हमारे जो यहाँ पर निसल्स सब्सटेंसेस थी वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती थी ना, तो वो प्रोटीन्स क्या करते हैं वो जो गोल्जी अपरेटस है उसकी इस साइड पर आते हैं। तो जो गोल्जी अपरेटस है उसकी जो एक साइड उसको सिस फेस बोलते हैं और दूसरी को ट्रांस फेस बोलते हैं या ट्रांस साइड बोलते हैं। तो इस जब इस सिस साइड्स पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये जो एक वेसिकल में पैक हो जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल और हर एक सिस्टर्नी से पास होती है और हर एक सिस्टर में उसमें एक अलग अलग एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है सही है। फिर जब ये यहाँ पर आखिर में आ जाते हैं तो क्या होता है कि ये इसको ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग खास वेसिकल में पैक किया जाता है। फिर यहाँ पर इसमें क्या होता है जो गोल्जी अपरेटस है इसमें कार्बोहाइड्रेट की एडिशन भी करते हैं इन प्रोटीन में। तो ये क्या बोलते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का एक पैक बनाया जाता है सही है। और फिर ये पैक कहाँ पर ट्रांसपोर्ट, ये सेल मेम्ब्रेन के प्रोडक्शन के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखे सही है। फिर इसके अलावा ये कि जो गोल्जी अपरेटस है ये लाइसोसोम के प्रोडक्शन में भी मदद करते हैं और ये जो लाइसोसोम के प्रोडक्शन है ये क्या करते हैं कि जो एक्सॉन टर्मिनल पर साइनेप्टिक वेसिकल बनते हैं ना उसमें मदद देते हैं और ये जो वेसिकल की प्रोडक्शन है ये भी वहाँ पर मदद करते हैं ताकि न्यूरोट्रांसमीटर को एक वेसिकल में बन करके उसको एक साइनेप्टिक नोब से ले जाकर उसको दूसरी पोस्ट साइनेप्टिक नोब से ले जाकर प्री साइनेप्टिक लोब से ले जाकर पोस्ट साइनेप्टिक नोब में ले जाए सही है। फिर इसके बाद आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स में भी पाए जाते हैं और इसके अलावा ये जो सेल बॉडी होती है उसमें भी होती है। इसका शेप भी वेरी करते हैं, कभी ये स्फेरिकल होता है कभी ये रॉड शेप होता है। फिर क्या है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये दो मेम्ब्रेन से बनी होती है, ये एक इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है वही ये क्या होता है ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं और जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो इस तरह एनफोल्डिंग प्रोड्यूस करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस एनफोल्डिंग को क्रिस्टी बोलते हैं। और इस क्रिस्टी में क्या होता है कि इस जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं जो रिस्पिरेशन के साइकिल होते हैं उनमें मदद करते हैं। तो दो तरह के साइकिल जो होते हैं, एक जो होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल है और एक जो है ना वो साइटोक्रोम चेन साइकिल है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उनमें ये मदद करता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं एक और टॉपिक जिसको बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। तो न्यूरोफाइब्रिल्स अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखें तो ये और सिल्वर स्ट्रेनिंग से देखें तो ये न्यूमेरस पैरेलल टू ईच अदर इस तरह के एक न्यूराइड्स की तरह होंगे। तो ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स जैसे है तो ये फर्दर न्यूरो फिलामेंट से बने होते हैं। अगर ये एक न्यूरो फाइब्रिल है तो इसके अंदर क्या होते हैं बहुत सारे और फिलामेंट्स होते हैं जिसको न्यूरो फिलामेंट्स होते हैं सही है। और ये साइटोस्केलेटन की तरह काम करता है, मतलब कि जो मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द न्यूरॉन जो थे उसको मेंटेनेंस में हेल्प करता है। ये एक केराटिन प्रोटीन की एक फैमिली है जिसको बोलते हैं साइटोकेराटिन, उसकी कैटेगरी में ये आते हैं सही है। फिर क्या है कि ये जो होते हैं ना ये जो एक एक्सटेंशन होते हैं यानी कि डेंड्राइट उससे स्टार्ट होकर फिर थ्रू द सेल बॉडी अपने न्यूरॉन से स्टार्ट होकर एक्सॉन में चला जाते हैं, एक दूसरे को पैरेलल बहुत सारी इस तरह पैरेलल जाते हैं और ये क्या करते हैं मेंटेनेंस ऑफ शेप करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है
माइक्रोट्रेब्यूल। तो माइक्रोट्रेब्यूल जो थे इसकी जो अरेंजमेंट हो वो भी इस तरह न्यूरोफाइब्रिल्स की तरह होते हैं पैरेलल। और ये एक जो एक्सटेंशन होते हैं उससे थ्रू द सेल बढ़ जाते हैं दूसरे एक्सटेंशन में। लेकिन इसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन होता है। और इसके जो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है वो बाई डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में भी जाती है और दूसरे डायरेक्शन में भी जाती है। और इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, ये ऑर्गेनेली को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सिक्रेटरी सब्सटेंसेस को या साइनेप्टिक प्रिकर्सर जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह उन सब के ट्रांसपोर्ट में मदद देते हैं। फिर उन्होंने यहाँ की दो तरह के ट्रांसपोर्ट का एक्सप्लेनेशन किया, एक को बोलते हैं रैपिड ट्रांसपोर्ट, दूसरे को बोलते हैं स्लो ट्रांसपोर्ट। जो रैपिड ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको दो तरह के बोलते हैं, इसको एक को बोलते हैं एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, दूसरे को बोलते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। जो एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट वही होते हैं जो कि टुवर्ड्स द सेल बॉडी होते हैं, यानी कि यहाँ से इस तरफ होते हैं सेल बॉडी के होते हैं। और इसमें एक प्रोटीन से इन्वॉल्व होते हैं जिसको बोलते हैं काइनेसिन कोटेड ऑर्गेनेली। जो कि रेट्रोग्रेड जो रैपिड ट्रांसपोर्ट है उसमें एक और प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं जिसको बोलते हैं डाइनिन कोटेड ऑर्गेनेली। और ये क्या होते हैं, ये जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं उसकी जो एटीपेज एंजाइम होते हैं ना उसके साथ अटैच होते हैं। और एटीपेज एंजाइम क्या करते हैं, एटीपी को डिवाइड कर स्प्लिट करता है एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ताकि इससे एनर्जी निकाल सके। फिर इसके बाद आ जाते हैं एक और स्लो ट्रांसपोर्ट। तो स्लो ट्रांसपोर्ट में सिर्फ एंटीग्रेड ट्रांसपोर्ट है, मतलब ये बाई डायरेक्शन नहीं होता और ये थ्रू टुवर्ड्स द सेल बॉडी होते हैं। और इसमें प्रोटीन कौन से इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ काइनेसिन। फिर इसके बाद आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बाद माइक्रोफिलामेंट आते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट के साइज के बारे में बताया कि ये 3 to 5 नैनोमीटर इसके डायमीटर होते हैं और ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। फिर ये जो माइक्रोफिलामेंट है जो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर और साइटोप्लाज्म के पेरिफेरी में इस तरह के नेटवर्क्स बनाती है, एक डेंस नेटवर्क इस तरह बनाती है, सही है। फिर इनका फंक्शन क्या है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी मॉड्यूलेशन करता है, उसकी शेप साइज एंड फंक्शन के लिए उसको मॉड्यूलेट करते हैं। तो क्या करता है कि ये जो ओल्ड प्रोसेस होती है ना उसको रेट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसके अंदर खींच लेते हैं, सही है। और ये जो न्यू प्रोसेस होते हैं उसके एक्सटेंशन में मदद देते हैं। तो ये इसका फंक्शन होता है। फिर इसके बाद आ जाता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम हम सबको पता है कि क्या है, ये एक इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल के डाइजेशन में मदद करते हैं। जो हमारे बॉडी में हार्मफुल मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। और ये सफाई का काम करते हैं। फिर इनकी लाइसोसोम की प्रोडक्शन के बारे में बोला है, तो इसकी प्रोडक्शन जो होती है ये कहाँ पर होती है, ये गोल्जी अपरेटस में होती है। इनकी प्रोडक्शन 3 टाइप्स में होती है, मतलब ये 3 टाइप्स की होती है। एक, जब ये जो हमारा गोल्जी अपरेटस होते हैं उनसे एक वेसिकल की फॉर्म में ये बर्ड हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो उसको सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं, जब वो ये पार्शली डाइजेस्टिव मटेरियल इसमें अंदर हो जाए, मतलब ये कुछ मटेरियल को डाइजेस्ट करे तो वो इसके अंदर पे रहते हैं तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। और जो थर्ड होते हैं जब ये इनमें एंजाइम इनएक्ट हो जाए, मतलब ये बूढ़ी हो जाए, उसके और काम ना रह जाए, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल लाइसोसोम्स बोलते हैं। तो ये 3 तरह के लाइसोसोम्स हो गए से है। इसके बाद आ जाते हैं सेंट्रोल। तो इसके बारे में बोला है कि सेंट्रोल जो होता है ये स्मॉल पैड स्ट्रक्चर होता है जो जब सेल इमेच्योर होता है और वो डिवाइडिंग की कैपेबिलिटी रखता है तब ये उसमें होता है। और ये डिवाइडिंग के दौरान क्या करता है, ये माइक्रो जो स्पिंडल फॉर्मेशन होते हैं, डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको बनाते हैं। और इसके अलावा ये माइक्रोट्यूब्यूल की प्रोडक्शन भी करते हैं, जो क्या करते हैं, साइटोस्केलेटन की तरह काम करते हैं। और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं इनकी शेप मेंटेन करता है, सही है। फिर ये इसके बाद आ जाता है लाइपोसिन्स, सही है। तो लाइपोसिन्स क्या है कि जब लाइसोसोमल रिएक्शन होता है ना, लाइसोसोमल रिएक्शन होता है तो उसका एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो हार्मफुल नहीं होता है और ये येलो इन कलर बोलते हैं, तो उसको लाइपोफ्यूसिन प्रोटीन्स बोलते हैं, सही है। और ये क्या होता है कि जब हम एज के साथ बढ़ जाते हैं ना, उम्र ज्यादा हो जाती है, उसकी तरह ये उसके साथ साथ ये साइटोप्लाज्म में अकोमुलेट हो जाती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं मेलानिन ग्रेन्यूल्स। तो मेलानिन ग्रेन्यूल्स ये जो है ना ये एक पिगमेंटेड प्रोटीन्स होते हैं, सही है। ये पिगमेंटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं कि अगर हम मिड ब्रेन के को इस तरह ले रहे हैं, इस तरह मतलब ये जो मिड ब्रेन होते हैं ना इसको हम इस तरह डाइसेक्ट करें और थोड़ा ऊपर से देखें तो उसकी इस तरह जो फ्रंट रीजन में उस इस तरह एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसका इंटीरियर थोड़ा थोड़ा कलर होता है और पोस्टीरियर बहुत ज्यादा कलर होते हैं। तो इसके जो पोस्टीरियर पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं पार्स कम्पेक्टा, और जो इंटीरियर पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं पार्स कम्पेक्टा एंड पार्स क्या था, इस तरह कोई नाम था, पार्स रेटिकुलेरा। और इन दोनों को क्या बोलते हैं, सब्सटेंशियल नाइग्रा। तो ये जो पिगमेंटेड प्रोटीन्स हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं, सही है। और ये क्या है कि ये एक जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोटेक्शन करते हैं, केटिकोल अमीन सिंथेसाइजिंग एबिलिटी रखते हैं, मतलब ये डोपामीन को प्रोड्यूस करता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और जब डोपामीन का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में कम हो जाए या ये उस डोपामीन को प्रोडक्शन ना करे, इसको कोई इंजरी हो जाए या इसमें कोई इस्कीमिक रिस्पॉन्स आ जाए, एक्सकीमिया हो जाए इसको, तो फिर आपको एक डिजीज का होती है जिसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीज, जिसको एक फेस मास्क भी बोलते हैं, सही है। ये बहुत कॉमन न्यूरोनल डिजीज है। फिर इसके बाद आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम सबको पता है कि प्लाज्मा
मेम्ब्रेन जो होते हैं ये आउटर कवरिंग होता है हमारे जितने भी सेल्स होते हैं उसकी आउटर कवरिंग। तो इस तरह न्यूरॉन की भी आउटर कवरिंग है। तो ये जो है ना एक ब्लॉक इम्पल्स का साइड है और दूसरा ही कंडक्ट इम्पल्स का। तो ये किस तरह मतलब इसकी सरफेस पर या तो जो इम्पल्स होती है ये ट्रांसमिट होगी ड्यूरिंग जब ये डिपोलराइज हो जाए, या ये अब इसमें जो इम्पल्स है उसकी ब्लॉक होगी जब ये हाइपर पोलराइज हो जाए। सही है। तो फिर इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में इसलिए बताएगा कि इसके जो आउटर लेयर होते हैं वो थोड़ा ब्लैक हो जाते हैं और बीच में इस तरह व्हाइट होते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि इसके आउटर 2 लेयर्स होती है जो कि प्रोटीन्स के होते हैं और उसके बीच में क्या होते हैं? लिपिड लेयर होते हैं। फिर अगर हम इसको एक सेक्शन काटे और उसको बड़ा करें इस तरह, तो फिर जो लिपिड लेयर होते हैं उसके हेड्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और टेल अंदर की तरफ होते हैं। ये क्यों? क्योंकि जो हेड होता है ये पास्पोरस यानी कि ये हाइड्रोफिलिक होता है और इसके जो टेल होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं जो कि फैट से बना होते हैं। ये हाइड्रोफोबिक एक तरफ हो जाते हैं और हाइड्रोफिलिक अपोजिट साइड पर हो जाते हैं। मतलब जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो बाहर जो होते हैं साइटोप्लाज्म के बाहर जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है उसको पेश करते हैं और अंदर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को पेश करते हैं और बाहर के जो हमारा इंटरसेलुलर स्पेस है उसको पेश करता है। फिर इसके बारे में क्या लिखा गया है कि इस जो सेल मेम्ब्रेन हो कुछ प्रोटीन इसके एक क्रॉस होते हैं। जो ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये हाइड्रोफिलिक चेन्स होते हैं। ये आइंस के अंदर और बाहर के ट्रांसपोर्ट में मदद देते हैं और कुछ प्रोटीन जो होते हैं ये बाहर इस तरह अटैच होते हैं मतलब पुली क्रॉस नहीं करते। ये प्रोटीन एज रिसेप्टर काम करते हैं और बाज़ औक़ात इस पर जो होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट के कोट जो है ना इसके साथ अटैच होते हैं। फिर इसको एक अलग कोट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स बोलते हैं। फिर इसमें जो है ना डीपोलराइजेशन इन रिपोलराइजेशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। ऐसे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो क्या होता है कि जब मेम्ब्रेन प्लाज्मा रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तो जो पोटेशियम आयन की इफ्लक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं एज कम्पेयर टू सोडियम। तो अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन निगेटिव हो जाते हैं क्योंकि पॉजिटिव आयन बाहर अंदर से बाहर निकलते हैं। मतलब अंदर से पोटेशियम के प्लस बाहर निकलते हैं और सोडियम अंदर जाने नहीं देता। सही है। तो क्या होता है कि ये एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन, यहाँ पर कोई इम्पल्स इस कंडीशन में कंडक्ट नहीं होता है। सही है। और बाहर की तरफ क्या हो जाता है? पूरे का पूरा पॉजिटिव और अंदर ज्यादातर निगेटिव होते हैं। तो इस जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ये कितना होता है? ये 280 मिलीवोल्ट होते हैं पर न्यूरॉन एज एन एक्साइटेड सेल। सही है। फिर इसके बाद क्या हो जाता है? अब जो मेम्ब्रेन था यहाँ तक हमने पढ़ा और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।